हरियाणा राज्य में स्थानीय नगर निकायों के चुनाव काफी समय से ड्यू थे और किसी न किसी कारणवश उसमें देरी होती जा रही थी। मेन कारण एक उसमें यह भी था कि हमें भारत निर्वाचन आयोग से मतदाता सूचियां उपलब्ध नहीं हो पा रही थी डिजिटल फॉर्म में, क्योंकि हम स्थानीय नगर निकायों के चुनाव के लिए, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार की गई मतदाता सूचियों का ही प्रयोग करते हैं। उसी को आगे हम वार्ड वाइज बांटते हैं। उसको हम मतदाता सूची निर्धारण कह सकते हैं या वोटर लिस्ट तैयार करने की प्रक्रिया कह सकते हैं। तो राज्य में 34 स्थानीय नगर निकाय हैं जिनके चुनाव ड्यू हैं, जिसमें 8 नगर निगम, 4 नगर परिषद और 22 नगर पालिकाएं हैं। फिलहाल जो हमें राज्य सरकार से जो मैंडेटरी कंसल्टेशन होती है, आवश्यक जो अनुशंसा होती है, वो 3 नगर निगमों के लिए, 3 नगर परिषदों के लिए और 21 नगर पालिकाओं के लिए प्राप्त हुई है। इसके अलावा सोनीपत जो नगर निगम है उसके महापौर श्री निखिल मदान जी, वो एमएलए सोनीपत निर्वाचित हो चुके हैं, तो वो पद भी खाली हो गया है। इसी प्रकार अंबाला नगर निगम की जो महापौर थी श्रीमती शक्ति रानी शर्मा, वो भी कालका से विधायक चुनी जा चुकी हैं, तो वहां भी महापौर का पद रिक्त हो गया, वहां भी उपचुनाव होने हैं। तो अभी प्रथम चरण में हम 3 नगर निगम नामतः गुरुग्राम, फरीदाबाद और मानेसर, जो पहली बार वहां पर चुनाव होने जा रहा है, 3 नगर परिषद सिरसा, अंबाला सदर और पटौदी जटोली मंडी, जहाँ की पहली बार चुनाव होने जा रहा है नगर परिषद के तौर पर, और 21 नगर पालिकाएं, वहां हम चुनाव करवाने जा रहे हैं। जो बाकी की 5 नगर निगम रह जाएंगे, एक नगर परिषद थानेसर और एक नगर पालिका कालांवाली सिरसा, वो हम दूसरे फेज में कर पाएंगे, क्योंकि वहां अभी वार्ड बंदी का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। जहां तक प्रथम चरण के लिए मतदाता सूची तैयार करने का विषय है, हमें 9 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मतदाता सूचियां प्राप्त हुई हैं और उसको हमने कार्यक्रम इस प्रकार जारी किया है। 9/12/2024 से लेकर 16/12/2024 तक उन मतदाता सूचियों को वार्ड वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और 17 को फिर पहला ड्राफ्ट प्रारूप लगेगा और जिसको पब्लिक के लिए डिस्प्ले किया जाएगा। उसमें लोग अपना नाम देख सकते हैं, जो जिस वार्ड का रहने वाला है, जिस नगर पालिका, नगर परिषद या नगर निगम में है। अगर किसी का नाम विधानसभा सूची में है और इस सूची में नहीं आया है, तो वो अपना दावा पेश कर सकता है कि मेरा नाम डाला जाए। और इसी तरह से मान लीजिए आपकी कोई नॉलेज में है कि किसी की मृत्यु हो गई है या कोई शादी की वजह से या किसी और कारण से शिफ्ट हो गया है, लेकिन उसका नाम वहां पर अभी भी कंटिन्यूड है और उसका दुरुपयोग ना हो, उसके विरुद्ध भी आप दावा पेश कर सकते हैं कि आपत्ति कर सकते हैं कि भाई इसका नाम काटा जाए। तो 17/12/2024 को जब वार्ड वाइज ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल पब्लिश होगा, उस पर दावे और आपत्तियां करने का की तारीख 23/12/2024 तक रहेगी। उन दावे और आपत्तियों को जो रिवाइजिंग अथॉरिटी है, पुनरीक्षण अधिकारी एसडीएम होते हैं आमतौर पर, वो उसको 3 दिन में उनका निपटान करेंगे। जिसका जो भी क्लेम है वो ठीक रहा, ठीक पाया गया, उसके हिसाब से मतदाता सूचियों में संशोधन किया जाएगा। फिर भी कोई व्यक्ति अगर उस निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो डिप्टी कमिश्नर या जो संबंधित उपायुक्त है उसके पास अपील डाल सकते हैं। उसके लिए 3 दिन का समय रहेगा। तो 27/12 से 31/12 तक 3 दिन का समय रहेगा अपील डालने का। और फिर संबंधित उपायुक्त जो है वो 3 दिन में उन अपीलों का निपटान करेंगे, जितनी भी अपील्स आई होंगी। और फिर फाइनली जो डीसीज हैं, 6 जनवरी 2025 को जो अंतिम मतदाता सूची तैयार होगी वार्ड वाइज, उसका प्रकाशन करेंगे। ये सूचना हमारे पास आने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग में फिर हम जो एक्चुअल इलेक्शन प्रोग्राम है कि कब तक नॉमिनेशंस आएंगे, कब विड्रॉ होंगे, कब स्क्रूटनी होगी, वो सारा वो इसके बाद जारी किया जाएगा। हमें उम्मीद है कि जो फाइनल पब्लिकेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल 6 जनवरी 2025 तक प्रकाशित हो पाएंगे। आमतौर पर इसके लिए 45 दिन का समय दिया जाता है, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिए हैं कि 2 महीने में सारा कार्य
जो सूची निर्धारण का भी और एक्चुअल चुनाव का भी, वो 2 महीने में ही पूर्ण किया जाए। इसलिए हमने इसको संक्षिप्त करके, बहुत कंडेंस करके, स्क्वीज करके हमने रखा है। उम्मीद है कि जो उपायुक्त महोदय इस अवधि में ये कार्य पूरा कर पाएंगे। अगर कहीं पर कोई दिक्कत रही तो 2-4 दिन ये आगे भी सरकाया जा सकता है, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि इसी हिसाब से हम चलें और इस प्रकार हम फरवरी के पहले सप्ताह में चुनाव करवा पाएंगे। हाँ हाँ, हम इस चुनाव में M2 टाइप ईवीएम जो पहले भी प्रयोग करते रहे हैं वो करेंगे। M2 टाइप ईवीएम जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से ही निर्धारित थी। पहले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भी ये ही प्रयोग होती थी, लेकिन बाद में वीवीपैट की व्यवस्था होने के बाद उन्होंने ये M2 टाइप ईवीएम्स प्रयोग करनी बंद कर दी है और ये राज्य निर्वाचन आयोगों को दे दी है कि स्थानीय निकाय चुनाव में इनका प्रयोग कर लें। और अब जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो पार्लियामेंट इलेक्शन और बाकी इलेक्शंस में M3 टाइप ईवीएम प्रयोग करते हैं, उसको प्रयोग करने की राज्य निर्वाचन आयोग को अब अनुमति नहीं है। इन ईवीएम्स में कोई कंट्रोडिक्शन या कोई किसी तरह का वो नहीं है, क्योंकि ये एक किस्म से एक फास्ट कैलकुलेटर टाइप चीज है जो एंट्रीज को स्टोर करता है, फास्ट कैलकुलेशन कर सकता है और उसमें कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है कोई कि जिसमें बाहर से छेड़छाड़ की, रिमोट से या कहीं से छेड़छाड़ की जा सके। एक बार मशीन अगर सील हो गई, उसके बाद अगर कोई से छेड़छाड़ करता है तो वो मशीन पूरी ही खराब हो जाएगी, उसमें कोई तब्दीली नहीं कर सकते। तो ये हम इसके बारे में हम सुनिश्चित करते हैं। इनकी प्रयोग में लाने से पहले FLC बोलते हैं, फर्स्ट लेवल चेकिंग, जो निर्माता कंपनियां हैं 3, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, 3 ही कंपनियां भारत सरकार की जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जिनको ये मशीनें बनाने की अनुमति है और कोई प्राइवेट व्यक्ति ये मशीन नहीं बना सकता। उन्हीं के इंजीनियर्स आके इनकी सेटिंग करते हैं ताकि ये प्रयोग में लाई जा सके। किसी तरह का कोई अगर उसमें त्रुटि पाई जाती है तो उन मशीन को एक तरफ रख दिया जाता है। अभी जो मतदाता सूची के तैयार होने में तो कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नहीं रहती, सिर्फ ऑब्जेक्शन वगैरह इनवाइट करने के समय। जब एक्चुअल चुनाव का निर्धारण होगा उस समय फिर हम सभी ड्यूटी लगती हैं, उसके लिए ऑब्जर्वर्स भी लगाए जाते हैं, एस ऑफिसर्स को लगाया जाता है, पुलिस ऑब्जर्वर लगते हैं और बाकी जो हाइपर सेंसिटिव और सेंसिटिव बूथ होते हैं वहाँ पे एक्स्ट्रा फोर्स की भी व्यवस्था होती है और पूरा उसके लिए बाकायदा लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी का हम उस हिसाब से पोस्ट करते हैं।